स्टूडेंट्स, हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये टॉपिक देख रहे हैं और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है हमने अभी तक जो हमारे क्लिनिकल फीचर्स थे वहां तक का पार्ट कवर कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे जो हमारा लास्ट का पार्ट होगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रीटमेंट का पार्ट है। जब हम लोग कोई पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन का हमने क्लिनिकली एग्जामिन किया, एक्चुअली में जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत हद तक हमारा क्लिनिकली होता है। 70-80% ऑलमोस्ट हम लोग क्लिनिकली डायग्नोसिस कर सकते कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर परफोरेशन है। लेकिन हम लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है या फिर कुछ डाउट्स ऐसे है कि जो हम लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहे, हम लोग जब भी पेशेंट क्लिनिकली एग्जामिन करते तो हमारे दिमाग में या फिर हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ये भी चीज हो सकती है, वो भी चीज हो सकती है। इसका मतलब है हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं। जब हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों के मन में क्या क्या चीज आ सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन तो है, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुआ है, कोई सूडो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, मतलब कोई और भी चीज इसको यहाँ पे कॉज हो सकती है, जैसे कि नर्व इंजुरी हुई है, स्पाइनल इंजुरीज हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं तो हम लोगों को वो भी यहाँ पे दिमाग में आती है कि सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जो कि एक्यूट कंडीशन में आया है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि यहाँ पर कोई और पैथोलॉजी अगर होती है, जैसे कि कोई एसाइटिस है पेशेंट में, ठीक है, तो एसाइटिस भी कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूज करता है क्योंकि डिस्टिंक्शन डोज में भी मिलता है। कभी कभी वहाँ पे जो फ्लूइड कलेक्ट होता है हमारी पेरिटोनल कैविटी में, उसकी वजह से हम लोग बाउल साउंड भी बराबर सुन नहीं पाते, इसलिए हम लोगों को क्या लगता है वो भी ऑब्स्ट्रक्शन है। और पेशेंट में कभी कभी पेन भी होता है एसाइटिस के पेशेंट में, ठीक है, जब उसको बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होगा तो पेन भी होगा। तो एग्जैक्टली हम लोगों को डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिकल फीचर्स तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में हम लोगों को कुछ ना कुछ तक जब पार्ट आता है हमारे इन्वेस्टिगेशन का, तो एज ए सपोर्ट बेसिस हम लोगों को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जरूरी होते हैं। जैसे कि हम लोग रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यूएसजी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं। ये हमारे जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज हम लोगों को यहाँ पे पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं, WBC काउंट देख सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन कितने हद तक बढ़ा है, सेप्सिस है, क्या है, ये सारी चीजों, LFT है, KFT है, हम लोगों को ये देखना जरूरी होता है क्योंकि पेशेंट में जो क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों को दिख रहे हैं वो तो ऑब्स्ट्रक्शन के है, लेकिन जो शॉक के फीचर्स होंगे, उसके बाद में WBC काउंट कितना बड़ा है, सेप्सिस में है या नहीं है, ये सारी चीजें जो होगी हम लोगों को कंफर्म किससे हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन से। इसीलिए हर एक पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कुछ ना कुछ तक हम लोगों को करना पड़ता है। तो जब हम लोग देखते हैं हमारी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पहला और बेसिक इन्वेस्टिगेशन है हमारा प्लेन एक्सरे एब्डोमेन। जब हम लोग एक्सरे एब्डोमेन देखते हैं तो ये हम लोग इरेक्ट पोजीशन में करते हैं, ठीक है, इरेक्ट पोस्चर में हम लोग इसका एब्डोमेन का एक्सरे करते हैं। हम लोगों को जो एक्सरे में फाइंडिंग मिलती है वो क्या होती है, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स हम लोगों को यहाँ पे दिखेगी, हम लोग उससे डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद में और अगर कोई पैथोलॉजी होंगी तो वो भी हम लोग एक्सरे में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को स्पेशली अगर ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में देखना है, एयर फ्लूइड हम लोग चेक करें। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मान लो पेशेंट में एक्सरे एब्डोमेन से हम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके आगे का इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या सोच सकते हैं, CT स्कैन। जब हम लोग CT एब्डोमेन करते हैं, ठीक है, CT एब्डोमेन और पेल्विस ये साथ में करते हैं हम लोग। जब हम लोग CT स्कैन करेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्ट डायग्नोसिस मिलता है कि बॉवेल का डायलेटेशन कहाँ से कहाँ तक है, ऑब्स्ट्रक्शन का साइड क्या है, स्मॉल बॉवेल है, लार्ज बॉवेल है, उसके साथ में और कोई पैथोलॉजी हुई है जैसे कि पेरिटोनाइटिस है, तो ये सारी कंडीशन हम लोगों को CT स्कैन से भी पता चल सकती है। तो इसीलिए प्लेन एक्सरे एब्डोमेन के बाद अगर कोई ट्रस्टेड इन्वेस्टिगेशन होगा आपके लिए, जो भी हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन और कॉर्पोरेशन के पेशेंट में करते हैं, CT स्कैन, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको करना है इन्वेस्टिगेशन, अगर आपको एक्सरे एब्डोमेन से कुछ पता नहीं चल रहा है तो आपको CT एब्डोमेन आप कर सकते हो ब्लाइंडली, ठीक है। तीसरी चीज या फिर तीसरा इन्वेस्टिगेशन हम लोग प्रेफर करते हैं बेरियम, लेकिन आजकल जब CT स्कैन आया है, CT स्कैन इतना डेवलप हो चुका है तो हम लोग ये बेरियम के जो इनेमा होते हैं हम लोग प्रेफर नहीं करते। बेरियम इनेमा से भी हम लोग यहाँ पे जो कि एक डाई यूज करते हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रोग्राफिन के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रोग्राफिन जो हम लोग यूज करते हैं एज ए इनेमा, और उसके बाद में हम लोग एक्सरे लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये पेशेंट में हम लोग इनेमा लगाते हैं कभी कभी परफोरेशन के चांसेस बढ़ते हैं, इसीलिए जनरली हम लोग हमें अभी
बेरियम के एनेमाज या फिर जो भी बेरियम नील हम लोग यूज करते हैं वो थोड़ा सा पेरिटोनाइटिस या फिर परफोरेशन ऐसी कंडीशन में या फिर ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में अवॉइड करते हैं, इसीलिए ज्यादा ये यूज नहीं होता। लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे भी एक्सरे में डायग्नोसिस कर सकते हैं हम लोग एज अ बेरियम एनेमा बेसिस। ठीक है, उसके बाद में ब्लड इन्वेस्टिगेशन कुछ करने पड़ती है, जिसमें हम लोग हेमाटोक्रिट देखेंगे पेशेंट में, ब्लड यूरिया देखेंगे, सीरम क्रिएटिनिन देखेंगे, मतलब हम लोग KFT देखेंगे, किडनी फंक्शन कैसा है। उसके बाद में पेशेंट में एसिडोसिस अगर आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे किडनी फेलियर भी हो रहा है, सेप्सिस में भी पेशेंट है, पेशेंट में हम लोग अगर देखेंगे सेप्टिसेमिया में एक फीचर देखा हमने टैकिक्निया भी है, तो एसिडोसिस कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर हम लोग एसिडोसिस या फिर अल्कलोसिस डायग्नोसिस करना चाहेंगे तो हम लोगों को क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ABGA। ठीक है, ABGA, और या फिर कभी कभी शॉर्ट में इसको हम लोग ABG भी कहते हैं कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस क्या है, उसका लेवल क्या है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है। हम लोग इसमें ब्लड का pH देखते हैं मोस्टली, उसमें बाइकार्ब का प्रमाण देखेंगे, सोडियम पोटेशियम भी देखते हैं। तो ये जो सारी चीजें हम लोग ABG में देखेंगे तो हम लोग उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं पेशेंट में एसिडोसिस है या फिर अल्कलोसिस। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को और क्या करना चाहिए, LFT करना चाहिए। उसके बाद में प्लेटलेट काउंट, WBC काउंट अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें CBC प्रीफर करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोगों को प्लेटलेट काउंट आ जाता है, HB आ जाता है, WBC आ जाते हैं, बाकी के भी जो हमारे न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोसाइट्स ये है सब, वो हम लोगों को CBC में, या हम लोगों को जिसको हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर FBC भी कहते हैं, फुल ब्लड काउंट। ठीक है, इसमें हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। और क्या देखना चाहिए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। हमने यहाँ तक पैथोलॉजी में ये पढ़ा है कि जब पेशेंट में पोटेशियम की लेवल कम हो जाती है, ब्लड में पोटेशियम की लेवल कम होती है, तो हमारे पैरालाइज बॉल की मूवमेंट कम हो जाती है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से जो पैरालाइज होता है या फिर हमारे मसल फ्लासिड होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे बॉल वॉल की मूवमेंट कम होगी। जब बॉल की मूवमेंट कम होगी तो ऑब्वियसली वो पैरालाइज होंगे और इसी की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम दिखते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में और एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी है तो हम लोग उसमें अर्जेंट USG एब्डोमेन कर सकते हैं। ठीक है, USG एब्डोमेन से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन का साइड क्या है, फ्लूइड कितना कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और अगर हम लोगों को यहाँ पे एक चीज देखनी है कि जो हमारे बॉल है वहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है, ठीक है, ब्लड सप्लाई कैसा है, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं डॉपलर सोनोग्राफी। ठीक है, डॉपलर करेंगे जब हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, तो क्या होगा कि हम लोगों को वायबिलिटी क्या है, हमारे इंटेस्टाइन की नेक्रोसिस हुआ है या फिर वहाँ पे ब्लड सप्लाई है या नहीं है, हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं या फिर असेस कर सकते हैं डॉपलर स्टडी से। ठीक है, तो ये 9 हमारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को करने पड़ते हैं अगर हम लोग पेशेंट में डील कर रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन को। क्या क्या देखा हमने, पहले तो एरेक्ट एब्डोमेन एक्सरे करेंगे, अगर इसमें पता नहीं चल रहा तो CT स्कैन करेंगे। बेरियम एनेमा ज्यादा प्रीफर नहीं हो सकता, इसको आप याद में नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। CBC हेमाटोक्रिट हम लोग देखते हैं, तो इसमें हेमाटोक्रिट और हमारा ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन करेंगे हम लोग। ABG करेंगे अगर पेशेंट में एसिडोसिस के सिम्टम आपको दिख रहे हैं, LFT करेंगे, CBC करेंगे। ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, एक्चुअली ये हमारे KFT में आ जाते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद में अगर आपको डाउट है USG एब्डोमेन अर्जेंट करा सकते हैं, और बाउल की यहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई देखना चाह रहे हो तो आप डॉपलर करा सकते हैं। ठीक है, और बाउल का वायबिलिटी हम लोग ऑन स्पॉट भी देख सकते हैं, मतलब जब ऑपरेट करेंगे आप यहाँ पे तो ऑपरेटिव बेड पे, मतलब हमारे OT के बेड पे भी आप इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट के जो बॉइल वॉल है उसकी वायबिलिटी क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग दूसरा एक चीज देखेंगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। ठीक, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन अगर देखेंगे तो पहला कॉम्प्लिकेशन आता है इसका पेरिटोनाइटिस। जब हमने एक चीज देखी कि जो हमारा बॉवेल वॉल था वहां पे अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है और ये बहुत देर तक रहा तो क्या होगा, यहाँ पे बॉवेल वॉल पूरे डैमेज हो जाएंगे, नेक्रोस हो जाएंगे और यहाँ से परफोरेट होगा बॉवेल। जब ये बॉवेल परफोरेट होगा तो इसमें से जो भी फ्लूइड था हमारी पेरिटोनियल कैविटी में आएगा और जो पेरिटोनियल कैविटी में टॉक्सिमिया बढ़ेगा, हमारा फ्लूइड कलेक्ट होगा, वो पूरा टॉक्सिक फ्लूइड होगा, तो क्या कंडीशन डेवलप होगी, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, दूसरा एक यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो, और सेप्टिक शॉक होगा क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया है ज्यादा।
तो ये दोनों शॉक हम लोगों को एट ए टाइम मिल सकते हैं, हाइपोवोलेमिक और सेप्टिक शॉक, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। रीनल फेलियर होगा क्योंकि यहाँ पे रीनल परफ्यूजन प्रॉपर नहीं होगा, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है। डिहाइड्रेशन अगर ज्यादा है तो इसमें हम लोगों को रीनल फेलियर के फीचर्स मिलेंगे एज ए कॉम्प्लिकेशन बेसिस। एआरडीएस हो सकता है, जब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, रीनल फेलियर हो रहा है, उसके बाद में एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो आगे चल के ये पेशेंट लैंड होगा हमारे एआरडीएस में। एआरडीएस में का मतलब क्या है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। तो एआरडीएस होगा, जब पेशेंट में एआरडीएस होगा, ये हमारे रीनल फेलियर हो रहे, तो हम लोगों को यहाँ पे दिखता है कि पेशेंट एसआईआरएस में भी हम लोगों को लैंड होता हुआ दिखता है, जो हमने शॉक के लेक्चर में डिटेल में इसको पढ़ा है। एसआईआरएस होगा, ठीक है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। उसके बाद में पेशेंट लैंड हो सकता है एमओडीएस में, और आगे चल के पेशेंट में डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और डेथ का प्रमाण या फिर इंसिडेंस हमने देखा, मॉर्टेलिटी रेट क्या है विदाउट स्ट्रैंगुलेटेड पेशेंट, विदाउट स्ट्रैंगुलेशन में कितना है 3%, और विथ स्ट्रैंगुलेशन अगर पेशेंट आता है तो कितना मॉर्टेलिटी रेट है 30%, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सिस फॉर्मेशन। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे लोकलाइज हुआ है तो होगा क्या कि यहाँ पे जो भी कलेक्शन हो रहा है उसका यहाँ पे एब्सिस फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हमारी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। दूसरा क्या है, मोरिबंड स्टेटस, मतलब पेशेंट को ऑलमोस्ट डेथ जैसा यहाँ पे स्टेटस हम लोगों को देखने मिलता है। तो ये होते हैं इसके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉम्प्लिकेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीजें सोचनी है जब हम लोग पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। इसमें पहली चीज आती है, जब पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन का आता है हम लोग बॉवल साउंड सुनते हैं, बॉवल साउंड नहीं है, प्लेटस नहीं पास हो रहा है, मोशन नहीं पास हो रहा है, तो क्या होगा वहाँ पर पैरालिसिस होगा। किस चीज का, हमारे इंटेस्टाइन, जो हम लोग यहाँ पे पैरालिटिक ऑब्स्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। अब पैरालिटिक ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, अडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसकी तो कॉज कुछ भी हो सकता है। कॉज क्या हो सकता है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है, स्पाइनल इंजरी की वजह से यहाँ पे नर्व डैमेज हो गए, उसकी वजह से यहाँ पे वॉल को जो भी नर्व सप्लाई वो डैमेज हो चुका है। मसल वीकनेस हो सकता है, ठीक है, मसल वीकनेस हो सकता है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। और स्पाइनल इंजरी, मसल वीकनेस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये जो चीजें है ना, इसमें और एक कंडीशन इन्वॉल्व होती है जिसको हम लोग कहते हैं सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। अब सूडो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि सूडो मतलब कोई फेक चीज है समझो, ठीक है। तो सूडो का मतलब क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इसमें फीचर्स आपको पूरे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के दिखेंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के पूरे फीचर्स दिखेंगे, जैसे कि पेन है, उसके बाद में डिस्टेंशन है, वोमिटिंग्स है, ये सारे फीचर्स हम लोगों को दिखेंगे, लेकिन आपको कोई मैकेनिकल कॉज नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमने ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या देखा था कि मैकेनिकल कॉजेस, मतलब डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या देखा था, जितने भी कॉजेस है हमारे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखे। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन तो हुआ है लेकिन वो सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसका मतलब है कि इसके कॉजेस कुछ और है। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि हमारी स्पाइनल इंजरी है, उसके बाद में मसल वीकनेस है, उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में मिलती है सूडो ऑब्स्ट्रक्शन में। तो इसलिए हम लोगों को ये भी डायग्नोसिस करना है कि पैरालिटिक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हुआ है, या फिर सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर असाइटिस है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि असाइटिस के पेशेंट में भी हम लोगों को क्या मिलता है, डिस्टेंशन मिलता है, ठीक है, डिस्टेंशन मिलता है, फ्लूइड कलेक्शन होता है, हमारे पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड कलेक्शन होता है। उसकी वजह से भी क्या होता है, जब हम लोग बाउल साउंड सुनेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा स्लगिश बाउल साउंड मिलेंगे, कभी कभी एब्सेंट भी, मतलब हम लोगों को आवाज भी प्रॉपर सुनाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन है। तो हम लोग मिसगाइड हो सकते हैं कि ये असाइटिस है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। पेशेंट में कभी कभी पेन भी हो सकता है। जब हम लोग ये ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट और असाइटिस के पेशेंट डील करते हैं तो असाइटिस के पेशेंट में एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो हमने लास्ट में हम शायद असाइटिस में भी पढ़ा है हमने, कि उसमें बैक्टीरियल स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस जिसको हम लोग कहते हैं SBP, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ये कंडीशन कभी कभी डेवलप हो सकती है। इसीलिए कभी भी असाइटिस के पेशेंट में आपको अगर ऑब्स्ट्रक्शन की यहाँ पे क्वेरी आ रही है तो हम लोग जल्दी से जल्दी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ताकि हम लोग इसको जो कंडीशन डेवलप होने वाली है फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है SBP का, उसको रूल आउट कर सकें।
ठीक है। इसीलिए जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोगों को क्लियरली याद रखना है, तो पैरालिटिक कंडीशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सुडो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और या फिर एसाइटिस हो सकता है। ठीक है। अब आता है पार्ट, जैसे कि हमने डायग्नोसिस कर लिया, हमारे पूरे इन्वेस्टिगेशन हो गए, डिफरेंशियल भी हो गया कि यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम लोगों को क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट प्लान में पहले तो हम लोगों को एक चीज करनी है, जो हमारे बॉवल वॉल में प्रेशर बढ़ा है उसको कम करना है। ठीक है। तो डीकम्प्रेशन करना है हमारे बॉवल का, स्टमक का डीकम्प्रेशन कैसे करेंगे, हम लोग पहले पेशेंट में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे, मतलब हम लोग राइस ट्यूब इंसर्ट करेंगे। ठीक है। राइस ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी इसको हम लोग कहते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्यों कहेंगे इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, क्योंकि ये हमारी नेजल कैविटी से, एक्चुअली ओरल कैविटी से भी डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन जनरली प्रेफर करते हैं हम लोग नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से हमारी गैस्ट्रिक मतलब हमारे स्टमक में पहुंचेगी, इसलिए इसको कहेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। और दूसरा नाम क्या है उसका, राइस ट्यूब। ठीक है। तो ये जो ट्यूब होती है हम लोग इंसर्ट करते हैं हमारे नेजल कैविटी से हमारे स्टमक तक, और वहां से जितना भी फ्लूइड है जो हम लोग यहाँ पे एस्पिरेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन। ये करना है क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टमक है पूरा डिकम्प्रेस होना चाहिए, जितना भी फ्लूइड यहाँ पे डायलिटेशन होने की वजह से कलेक्ट हुआ है, तो हम लोगों को एस्पिरेट कर लेना है। दूसरा चीज क्या करना है हम लोगों का एज ए ट्रीटमेंट बेसिस, रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। ऐसे पेशेंट में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना था, इलेक्ट्रोलाइट्स। जब भी हम लोग पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखते हैं, तो हम लोगों को मोस्टली मिलता है पोटेशियम का लॉस। ठीक है। पोटेशियम, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोकैलेमिया। ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, हाइपोकैलेमिया। हम लोग फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हाइपोकैलेमिया क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली इतना याद रखो कि आपको हाइपोकैलेमिया डील करना है। तो हाइपोकैलेमिया डील करने के लिए हम लोगों को क्या सपोर्ट करना पड़ेगा, इंजेक्शन KCl। ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड हम लोग जनरली यूज करते हैं, 10 ml का इसका एम्पुल आता है। ठीक है। 10 ml का एम्पुल आता है। ये हम लोग जनरली अगर कोई पेशेंट हार्ट डिसीज का होगा तो कम डाइल्यूशन में देंगे, लेकिन KCl कैसा है, आपके सिर्फ बॉवल वॉल के मसल पे एक्ट नहीं करेंगे, ये हार्ट के ऊपर भी एक्ट करता है। इसलिए जब भी आपको कोई पोटेशियम देना है तो हम लोग ICU ऑब्जर्वेशन में देते हैं, और उसके बाद में उसका डाइल्यूशन जो है हम लोग 500 ml में रखते हैं। ठीक है। तो जो भी हम लोग फ्लूइड देते हैं, NS भी यूज कर सकते हैं हम लोग, NS में हम लोग इसको डाइल्यूट करते हैं इंजेक्शन KCl को। ठीक है। 10, 20, 30 ml तक इसको हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जितना डाइल्यूशन कम रहेगा, मतलब अगर एक NS है 500 ml का, नॉर्मल सलाइन है 500 ml का, इसमें आपने डाल दिए 3 एम्पुल। ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो KCl होता है ये थोड़ा सा इरिटेंट होता है। ठीक है। इरिटेंट होने की वजह से क्या होता है, जहाँ पे इंट्राकैप लगाई है आपने, जहाँ से फ्लूइड जा रहा है, वहाँ पे हम लोगों को कभी कभी इरिटेशन, इचिंग नजर आती है पेशेंट में। इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि जितना डाइल्यूशन कम रहे उतना पेशेंट के लिए अच्छा है। अगर आपने पेशेंट में CVP लाइन डाली है, मतलब सेंट्रल लाइन डाली है, तो उस समय पे आप 3 एम्पुल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए कभी भी अगर आपके पेशेंट ने इंट्राकैप डाली है तो आपको प्रीफर करना चाहिए 1 या फिर 2 एम्पुल। ठीक है। अगर CVP लाइन डाली है तो आप लोग 3 एम्पुल भी इसको प्रीफर कर सकते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट हम लोग करना है एंटीबायोटिक का प्लान। तो जब हम लोग एंटीबायोटिक का प्लान करते हैं तो इसमें हम लोगों को ये सोचना है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करना है पहले तो, क्योंकि इन्फेक्शन सारी जगह जाएगा। क्योंकि जब हम लोग एब्डोमिनल में सेप्सिस की कंडीशन कंसिडर करते हैं, तो सेप्सिस में क्या होता है कि रीनल फेलियर भी होता है, ARDS की कंडीशन भी डेवलप होती है, मल्टीपल यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजेज भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं। इसीलिए जब भी एंटीबायोटिक सोचो थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सोचते हैं, लेकिन ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, WBC काउंट कितना है पेशेंट में, और कब कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए हैं। अगर पेशेंट नॉन कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आया है, तो सिंपल हम लोग सिफेलोस्पोरिन से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। सिफेलोस्पोरिन से, जिसमें हम लोग कॉमनली यूज करते हैं हमारा सेफ्ट्रियाजोन। ठीक है। सिफेपैराजोन भी यूज कर सकते हैं हम लोग, सिफेपैराजोन। ये आता है हमारा सल्बैक्टम के कॉम्बिनेशन में भी आता है। सिफेपैराजोन सल्बैक्टम 1.5 ग्राम में आता है, इसको हम लोग बीडी में यूज करते हैं। ठीक है। सेफ्ट्रियाजोन प्लस सल्बैक्टम भी आता है। अगर हम लोगों को और ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाना है तो सेफ्ट्रियाजोन सल्बैक्टम भी आता है। ठीक है। ये मोनोसेप नाम से आपको मार्केट में ज्यादातर दिखेगा, मोनोसेप। ठीक है। या फिर
अगर सेप्ट्रेक्टम सल्बैक्टम है तो मोनोसेप्ट प्लस दिखेगा, ठीक है। इसमें भी 1.5 ग्राम आएगा। फिर अगर ये सल्बैक्टम ऐड होगा तो 1.5 ग्राम आएगा। प्लेन सेप्ट्रेक्टम है तो 1 ग्राम बीडी में इसको यूज करेंगे, ठीक है। और अगर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन है तो हम लोग इमिपेनियम ग्रुप का भी यूज करते हैं, जिसमें हम लोग मीरोपेनियम प्रीफर करते हैं, ठीक है। मीरोपेनियम 1 ग्राम टीडीएस में यूज करते हैं हम लोग। अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस अच्छा है तो हम लोग टीडीएस देंगे। अगर पेशेंट में क्रिएटिनिन क्लियरेंस मतलब अगर क्रिएटिनिन बढ़ा है तो क्या करेंगे, हम लोग 1 ग्राम स्टार्ट देके 500 mg टीडीएस भी इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एंटीबायोटिक कौन से चूज करने हैं, आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम करना है, जो कि पेशेंट में हमारा जो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो चुका है उसको कंट्रोल करना है। तो सेफ्ट्रेक्सोन सेफेलास्पोरिन में तो सिफेबाराजोन यूज कर सकते हैं, और मीरोपेनियम हम लोग हायर ग्रुप में। उसके बाद में अगर हम लोग पेनिसिलिन यूज करना है, पेनिसिलिन ग्रुप में यूज करना है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसमें एक तो अमोक्सिक्लियम मतलब अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड, या फिर पिप्टाज। पिप्टाज में क्या कंटेंट है, पिप्रासिलिन है प्लस टैजोबैक्टम। इसका डोज कितना आता है, 4.5 ग्राम, ठीक है। 4.5 ग्राम टीडीएस में यूज करेंगे। अगर पेशेंट में क्रिएटिनिन क्लियरेंस अच्छा नहीं है, मतलब पेशेंट के क्रेनियल फेलियर के फीचर है, तो 4.5 ग्राम स्टार्ट देके 2.25 ग्राम टीडीएस यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों को अमोक्सिक्लेव यूज करना है तो अमोक्सिक्लेव का डोज क्या है, 1.2 ग्राम टीडीएस, ठीक है। इसमें ज्यादातर हम लोग क्रिएटिनिन क्लियरेंस नहीं करते हैं, अमोक्सिसिलिन हम लोग डायरेक्टली 1 टीडीएस में यूज कर सकते हैं। 1.2 ग्राम का एक इंजेक्शन आता है, ठीक है। जो भी एंटीबायोटिक दे रहे हो डाइल्यूशन करके देना चाहिए एक्चुअली में। वैसे तो सेंसिटिविटी भी करनी चाहिए, क्योंकि किसी पेशेंट में अगर एलर्जिक रिएक्शन आती है तो पेशेंट और खराब हो सकता है। तो ये हम लोगों को एंटीबायोटिक के बारे में ध्यान रखना है। पेशेंट में अगर सेप्सिस है तो आपको एचबी कम होता हुआ दिखेगा, इसीलिए कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको साइड बाय साइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में भी सोचना है। दूसरी चीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन और क्या हो सकता है, ऐसे पेशेंट में जब हम लोग लेप्रोटोमी या फिर ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे भी ब्लड लॉस होने वाला है। तो जब पेशेंट में सेप्सिस की वजह से एचबी ड्रॉप हुआ है, उसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट की वजह से भी ब्लड लॉस होगा, तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रेफर करना है। 2 इंडिकेशन हो सकते हैं, एक तो सेप्सिस हो सकता है और दूसरा हो सकता है हमारा ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी। ये 2 इंडिकेशन हम लोगों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, पूरा आईसीयू क्रिटिकल केयर का ट्रीटमेंट रखना है, क्योंकि पेशेंट में अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है, तो ऐसे पेशेंट आप वार्ड में मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए पूरा जो हमारा आईसीयू का सिस्टम होता है, इसके लिए यहाँ पर जरूरी होता है। पेशेंट में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है, अगर पेशेंट बैड होता है, एआरडीएस का पेशेंट है मान लो, तो एआरडीएस के पेशेंट में हम लोगों को लगेगा वेंटिलेटर लगेगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेशेंट में इंट्यूबेशन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन, एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन। और उसके बाद में हम लोग पेशेंट में वेंटिलेटर लगाएंगे। दूसरी चीज क्या करनी है, हम लोगों को सीवीपी लाइन डालनी है। अगर पेशेंट में सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आप एक इंट्राकैप से ज्यादा फ्लूइड नहीं पास कर सकते हो, इसीलिए कभी भी हम लोगों को सेंट्रल लाइन यूज करनी है। सेंट्रल लाइन हम लोग जनरली 3 जगह पे डालते हैं, एक तो हमारी सबक्लेवियन वेन में डालेंगे, हमारे इंटरनल जुगुलर में डालेंगे, या फिर हम लोग फीमोरल वेन प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल वेनस प्रेशर में या फिर सेंट्रल लाइन हम लोगों को डालनी है। उसको भी मॉनिटर करना है कि सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना है। अगर पेशेंट में सेंट्रल वेनस प्रेशर 6 के नीचे है तो पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेटेड हम लोग कहते हैं, ठीक है। सीवीपी कितना है, 6 के नीचे है तो ये सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। 6 के नीचे है तो हम लोग जनरली डिहाइड्रेटेड, या फिर जितना ये कम हो जाएगा सीवीपी उतना डिहाइड्रेशन ज्यादा है, ऐसा कंसिडर करते हैं। 6 के ऊपर, 6 या 7 के लगभग ऑलमोस्ट नॉर्मल कहते हैं, और इसके ऊपर जितना बढ़ेगा फिर वो फ्लूइड का लेवल इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को सीवीपी लाइन डालनी है और उसका मॉनिटरिंग भी करना है। और इतने से अगर ये कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं होगा पेशेंट, तो हम लोगों को अल्टीमेट ऑप्शन रहता है सर्जरी, ठीक है। और सर्जरी हम लोग कब करेंगे, पेशेंट अगर पेरिटोनाइटिस में आया है, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन लेके आया है, परफोरेशन,
परफोरेशन है या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में हम लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ पे सर्जरी करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक्यूट कंडीशन में अगर कोई पेशेंट आया तो भी हम लोग एक्यूट कंडीशन में इसका लैप्रोटोमी कर सकते हैं, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पे लैप्रोटोमी करेंगे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे स्मॉल बॉल रहे, जो हमारा जेजुनम का पार्ट रहे या फिर लार्ज बॉल रहे, ठीक है, कहीं पे भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हम लोगों को अल्टीमेटली सर्जरी करनी पड़ सकती है। और सर्जरी में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब पेरिटोनाइटिस होगा लैप्रोटोमी करेंगे, ठीक है। लैप्रोटोमी करेंगे और लैप्रोटोमी के बाद जहाँ पे कॉज है वो एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया या फिर पार्ट यू शुड फाइंड आउट, देन चेक द वायबिलिटी, चेक द वायबिलिटी ऑफ बॉवेल। अब जो बॉवेल की वायबिलिटी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, एक तो आपको जब ये ऑब्स्ट्रक्शन आप रिलीव कर रहे हो तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा पेरिस्टाल्सिस दिखेगा, ठीक है। एक तो पेरिस्टाल्सिस दिखेगा, उससे भी आप यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हो या फिर जज कर सकते हो कि ये बॉवेल वायबल है, यहाँ से हम लोगों को कट करना है। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे ऑन टेबल डॉपलर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। डॉपलर स्टडी अगर करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये बॉवेल वायबल है और यहाँ से हम लोगों को रिसेक्शन करना चाहिए। इसीलिए कभी भी वायबिलिटी चेक किए बिना आप यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का रिसेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वायबिलिटी चेक करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे पूरा जो ब्लड सप्लाई है ना, उससे भी हम लोग यहाँ पे डायग्नोसिस या फिर एसेस कर सकते हैं कि अगर पेशेंट में जो इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पे हम लोग कट कर रहे हैं उसमें ब्लड सप्लाई कैसा है। अगर ब्लड अच्छे से फ्लो हो रहा है इसका मतलब वो वायबल है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें से हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन डॉपलर स्टडी आपको बहुत कंफर्मेशन देगा कि यहाँ पे ये वायबिलिटी अच्छा है। तो इसलिए चेक द वायबिलिटी, देन डू द रिसेक्शन, ठीक है। रिसेक्शन करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन का पार्ट हटा देंगे, उसके बाद में जो भी रिसेक्टेड पार्ट है उसको हटा के जहां से बॉवेल कट किया है, दूसरे बॉवेल मतलब प्रॉक्सिमली और डिस्टली जहां पे कट किया है, देन वी डू एनास्टोमोसिस, ठीक है, एनास्टोमोसिस। और ये पूरी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं रिसेक्शन, रिसेक्शन एनास्टोमोसिस, रिसेक्शन एनास्टोमोसिस या फिर शॉर्ट में RAF, ठीक है। ये ओपन लैप्रोटोमी से भी होता है, कभी कभी इसमें हम लोग लैप्रोस्कोपी के लिए भी कर सकते हैं अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में नहीं है। इसका मतलब अगर पेरिटोनाइटिस है तो हम लोगों को लैप्रोटोमी करनी पड़ेगी, पेरिटोनाइटिस नहीं सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम लोग इसको लैप्रोस्कोपी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। लैप्रोस्कोपी से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को इसमें ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। इसमें हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन का पार्ट है लार्ज बाउल का भी हम लोग सेम करेंगे। अगर मान लो लार्ज बाउल में जैसे कि एक डायग्राम हमने देखी थी, यहाँ पे ये हमारा सीकम है और यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स, बराबर, और ये ट्रांसवर्स कोलॉन। ये ट्रांसवर्स कोलॉन में यहाँ पे अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन है ट्रांसवर्स कोलॉन में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन के पहले का पार्ट है अगर ये पूरा खराब हो गया है, यहाँ पे अल्सर फॉर्म होते हैं, ये डायलेट हो चुका है, इसमें ब्लड सप्लाई कम हुआ है, तो हम लोगों को करनी पड़ती है इसमें हेमिकोलेक्टोमी, हेमिकोलेक्टोमी। और ये कौन से साइड की है, ये है राइट साइड, ठीक है, क्योंकि हमारा अपेंडिक्स कौन सी साइड में होता है, राइट इलाके साइड, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं राइट हेमिकोलेक्टोमी। अगर सेम पैथोलॉजी लेफ्ट साइड पे होंगी तो हम लोग उसमें कहते हैं लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी, ठीक है, लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग इसको चूज करते हैं कि इसको कहाँ से कट करना है और कहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। एनास्टोमोसिस हम लोग लार्ज बॉल का स्मॉल बॉल पे करते हैं, स्मॉल बॉल का लार्ज बॉल पे करते हैं, लेकिन अगर पैथोलॉजी उतनी बड़ी है, ठीक है, इसलिए कभी भी अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन के साइट अगर पता चलती है उसके बेसिस पे हम लोग इसके एनास्टोमोसिस का यहाँ पे असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ऑब्स्ट्रक्शन की पूरी ट्रीटमेंट होती है और यहाँ पे हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये टॉपिक खत्म होता है।